नमस्कारम नमस्कारम। तो उम्मीद है सभी अपने अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी में लगे हुए होंगे। इस तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का वन शॉट। मैक्सिमम 30 टू 35 मिनट के अंदर इस चैप्टर को अच्छे तरीके से कंप्लीट करते हैं। बड़ा क्वेश्चन यहाँ से आता नहीं है, फिर भी एक नंबर में वो आपसे दो डेराइव पूछ सकता है, या तो डिस्प्लेसमेंट करंट या फिर डिस्प्लेसमेंट करंट कंडक्टिंग करंट के इक्वल कैसे हो सकता है। थोड़ा इसको तरीके से देखना, बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए, जैसा कि चैप्टर के नाम से ही समझ में आ रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सबसे पहली बात आती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डेफिनेशन, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो देखिए, इसके लिए अपने को जाना पड़ेगा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में। सपोज करो, थोड़ा सा छोटा बनाते हैं। सपोज करो मेरे पास था एक विद्युत क्षेत्र, बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अलग कलर ले लेता हूं उसके लिए मैं। ये था इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी मेरे को दिख रहा है, कांस्टेंट तो है नहीं, टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज, वेरी। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने इसी के साथ एक और क्षेत्र ले लिया, एक और फील्ड ले लिया, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। सर इसको क्यों लिया, मैंने नहीं लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुआ और विद्युत क्षेत्र अगर चेंज होगा तो कंफर्म है दूसरा क्षेत्र बनाएगा, और उसी क्षेत्र को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसका मतलब ये था विद्युत, ये था चुंबकीय क्षेत्र। जैसे ये दोनों बनेंगे तो ये बनाएंगे एक तीसरी वेव, एक तीसरी तरंग को, और उसी तरंग को कहते हैं क्या, उसी तरंग को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये थी मेरे पास पहली वेव, जिसको मैंने कहा इलेक्ट्रिक वेव, विद्युत तरंग। ऐसा कुछ करके मैं इसकी सबसे बड़ी वैल्यू को ई नोट मान सकता था। ये इसकी वजह से बनी दूसरी, जिसको मैं कह सकता था मैग्नेटिक वेव, बोले तो चुंबकीय तरंग। और जब ये दोनों एक साथ चलने लग गई तो फिर एक और बनेगी तीसरी, जिसकी प्रकृति होती है अनुप्रस्थ, और इसी को बोलते हैं तरंग संचरण की दिशा, वो इधर चलेगी, तरंग संचरण की दिशा, बोले तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, इस साइड वो चलेगी। सिंपल, तीन बातें हो गई मेरे पास, विद्युत, चुंबकीय और दिशा, इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक एंड डायरेक्शन। अब आते हैं जीरो से लेके। सबसे पहली बात आती है इसकी परिभाषा क्या होती है। सिंपल सी बात थी, मैंने कहा कि जब विद्युत क्षेत्र जो था इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चेंज होगा तो ये बनाएगा, ये प्रोड्यूस करेगा किसको, मैग्नेटिक फील्ड को, बोले तो चुंबकीय क्षेत्र को। ओके, और इनकी वजह से एक अनुप्रस्थ, बोले तो ट्रांसवर्स वेव बनेगी, और उसी वेव को कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये तो हुई इसकी डेफिनेशन कि भाई एक की वजह से दूसरी बनी और इन दोनों के चेंज होने की वजह से तीसरी बनी, इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। नेक्स्ट बात आती है इनकी प्रॉपर्टीज। आप क्या क्या गुण धर्म जानते हो इनके, इनकी प्रॉपर्टीज जो होती है, मैं तो सबसे इंपॉर्टेंट इन्हीं को मानता हूं। बेसिकली एक से दो लाइन से बड़ा क्वेश्चन आता नहीं है, छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स को छोड़ के देखो तो पहला पहला तो वही आ गया कि इसका नेचर कैसा होगा। नेचर बोले तो इसकी प्रकृति, तो इसकी प्रकृति होगी अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ बोले तो ट्रांसवर्स। ओके, फिर आता है दूसरा, इसकी स्पीड कितनी होती है, इसकी चाल कितनी होती है। इसकी बहुत सारी स्पीड होती है। सबसे पहले बात करते हैं वैक्यूम में। वैक्यूम बोले तो निर्वात, एक ऐसी जगह जहां पे मैंने कोई माध्यम, कोई मीडियम नहीं माना, वहां पे इसकी स्पीड होती है 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। इससे एक क्वेश्चन और भी बना,
जो 2021 में आया था एनसीईआरटी के अंदर, क्या कि 1/√μ0 एप्सिलॉन नोट का मात्रक यूनिट क्या होता है। तो 1/√μ0 एप्सिलॉन नोट को ही सी बोलते हैं, और सी मतलब स्पीड। स्पीड का मात्रक क्या होता है भाई, मीटर पर सेकंड यूनिट। अच्छा, और आगे चलें तो एक रे ऑप्टिक्स के अंदर आपने सुना था फॉर्मूला, क्या सुना था, N = C/V, अपवर्तनांक सुना था हमने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर मैं यहां से C का फॉर्मूला बनाना चाहूं तो C का फॉर्मूला कितना आ जाएगा भाई, यहां से C का फॉर्मूला आ जाएगा C = NV। और आगे बढ़ते हैं, अगर मैं कहूं कि मीडियम में नहीं, ये तो सॉरी वैक्यूम में नहीं, ये तो किसी मीडियम में चलेंगे। अगर मीडियम आ जाए, माध्यम आ जाए, तो क्या लगता है जो स्पीड इसकी पहले थी, पहले कितनी थी, सी की वैल्यू कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, क्या अभी भी उतनी स्पीड रहेगी। तो ध्यान रखना, अब उसकी स्पीड इतनी नहीं रहेगी, अब कंफर्म है उसकी स्पीड कम हो जाएगी। और वो मेजर कैसे करेंगे, वो ऐसे करेंगे, म्यू और एप्सिलॉन का मल्टीप्लाई, μ0 एप्सिलॉन नोट अब नहीं है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, और आगे जब अपन बढ़े तो आया नंबर 3। आप इसके लिए और क्या जानते हो, तो देखो, ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, दोनों से ही डिफ्लेक्ट नहीं होती, दोनों से ही प्रभावित नहीं होती। ये जिधर जा रही है इनकी तरफ ना तो अट्रैक्ट होती है और ना रिपेल होती है। फिर आता है नंबर 4, इसकी एनर्जी जो होती है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में किस में ज़्यादा होती है। तो क्योंकि वो दोनों बराबर इफेक्ट दिखा रहे थे, इसका मतलब इसकी एनर्जी दोनों के लिए बराबर होती है। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में देखोगे तो ये होती है ½ ε0E², और अगर मैग्नेटिक फील्ड में देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड में देखो हाफ तो अपनी जगह है, E का बन जाएगा B, लेकिन जो एप्सिलॉन ऊपर होता है ना, वो μ0 हमेशा नीचे बनता है। अगर आप चाहो तो मैं आपको याद भी दिला सकता हूं। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने जो K की वैल्यू लिखी थी वो लिखी थी 1/4πε0, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में आपने K की वैल्यू लिखी थी μ0/4π। इसका मतलब देखो 4π तो चेंज नहीं हुआ, बट जहां एप्सिलॉन नीचे हुआ करता था, μ0 अपने आप ही ऊपर चला गया। तो याद रखना, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, विद्युत और चुंबक, दोनों को अगर एक दूसरे के साथ चेंज करना हो तो कोई ज्यादा सा जोर नहीं आता, मेरे को E को B में चेंज कर देना है। लेकिन अगर μ0 को एप्सिलॉन में चेंज करना चाहता हूं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, तो मेरे को ये इनवर्स में लेके जाना पड़ेगा। अच्छा, अब बहुत सारी जगह पे मैंने देखा है कि नोट्सों में ही प्रॉब्लम होती है, एक्चुअल में कई जगह पे यहाँ पे 1/4 लगा रहता है। वो क्या है, तो देखो, एक्चुअल में ये तो था मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड दोनों की एनर्जी। अगर मैं इसको क्या करना चाहूं, एवरेज में कन्वर्ट करना चाहूं, तो मेरे पास 1/2 अपनी जगह था, एप्सिलॉन अपनी जगह था, लेकिन मैंने कहा कि E को E0 में चेंज करो। अगर E को E0 में चेंज करूंगा तो ये आएगा E0/√2। स्क्वायर तो बढ़ा है अपनी जगह, कितना आ गया, एप्सिलॉन अपनी जगह है, E0 का स्क्वायर अपनी जगह है, 1/2 तो ये रहा, √2 का स्क्वायर करूंगा तो 1/2 ये रहा। 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो मैं ये कह सकता हूं कि UE कितना बनेगा, UE बनेगा 1/4 एप्सिलॉन E² नहीं है ये, बस ये ध्यान रखना आप, E0² है। तो उसका मतलब ये है कि अगर मेरे को वैल्यू E के बजाय E0 में मिलती है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, जिसको हम आयाम एम्पलीट्यूड बोलते हैं, तो हमेशा 1/4 होता है। ऐसा ही कुछ मैग्नेटिक फील्ड में है। मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, इलेक्ट्रिक का जो था ½ε0E², तो हाफ अपनी जगह रहेगा, E² का बन जाएगा B², और एप्सिलॉन अगर ऊपर है तो μ0 कहाँ आएगा, μ0 नीचे आएगा। लेकिन मैंने कहा B0 में चेंज करो, तो B की वैल्यू अगर B0 में चेंज करता हूं तो कुछ इस तरह से आती है, B0/√2, RMS वैल्यू तो है। तो इसका मतलब ये हुआ, हाफ अपनी जगह, B0 की जगह लिख सकता हूं B0 का स्क्वायर, और अपॉन में √2 का भी स्क्वायर कर दिया, √2 का स्क्वायर 2, वैल्यू कितनी बन जाएगी,
हाफ तो हट जाएगा, ठीक है। म्यू नोट कहाँ गया भाई? अच्छा म्यू नोट मैंने लिखा ही नहीं है, ओके ये रहा म्यू नोट। तो मैंने लिखा बी नोट का स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा, 1/2 नहीं 1/4 बनेगा, और म्यू नोट आप डायरेक्ट भी ट्रांसलेट कर सकते थे, 1/4 की जगह 1/4, बी नोट का बनेगा, सॉरी ई नोट का बनेगा बी नोट, और एप्सिलॉन नोट ऊपर है तो म्यू नोट बनेगा नीचे। ये हुआ अपने पास 3 से 4 इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज। ये तो देखो आपको याद रखनी है। इसके अलावा है बोनस, जैसे कि मैं आपको बताता हूं पॉइंटिंग वेक्टर, पॉइंटिंग सदिश। बेसिकली एनसीईआरटी को ढूंढोगे तो गलती से नाम मिल जाए तो मिल जाए, वरना तो ठीक से नाम भी नहीं मिल पाता। ऐसा ही कुछ है तीव्रता, इंटेंसिटी, और ऐसा ही कुछ है मोमेंटम, संवेग। लेकिन हमें तीनों याद होने चाहिए। एक बार मैं क्या करता हूं, 1 से 2 सेकंड कंज्यूम करता हूं, और इन सब के लिए 2-3 सेकंड लगेंगी, रिवाइज करता हूं। सबसे पहली बात आई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है? ई वेक्टर विद्युत क्षेत्र को चेंज करो, उससे बी वेक्टर चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और दोनों चेंज होने की वजह से क्या बनेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इनकी प्रॉपर्टी, इनके गुणधर्म, पहला, अगर आप वैक्यूम में रहोगे, बोले तो निर्वात में, तो उसकी स्पीड कितनी होगी? 1/√μ0 एप्सिलॉन नोट। अगर किसी दूसरे मीडियम में रहोगे, तो माध्यम में रहोगे, तो उनकी स्पीड बनेगी, अब मैं सी ना लिख के वी लिखूं तो और भी अच्छा लग रहा है मेरे को, ये 1/√μ इंटू एप्सिलॉन। अगर मैं बात करूं उसके आगे कि वो जो ई और बी थे वो एक दूसरे के साथ कितने डिग्री एंगल बनाते हैं, तो 90 डिग्री। अच्छा, दोनों के साथ फेज, दोनों की कला कितनी होती है? तो फेज होता है उनका सेम। हाँ, फेज डिफरेंस कितना होता है? तो उनका फेज डिफरेंस नहीं होता भाई, वो साथ साथ ही चलते हैं। अगर पहली यहां से चलना स्टार्ट करती है तो दूसरी भी यहीं से करेगी। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि हर जगह वो बराबर ही चलती है। हाँ, फिर बात आती है इसकी एनर्जी। 2 एनर्जी बनाई मैंने, एक मैंने कहा विद्युत इलेक्ट्रिक, और एक मैंने कहा उसके लिए मैग्नेटिक, मैग्नेटिक बोले तो चुंबकीय। ये था हाफ एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर, और ये था हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नोट। हाँ, अगर आप इनको क्या करते हो, आप इसको ले जाते हो एम्पलीट्यूड में, आप इसको ले जाते हो आयाम में, तो मैंने कुछ इस तरह से किया था, 1/2 नहीं, अब ये 1/4 बचेगा, एप्सिलॉन नोट ई नोट स्क्वायर। इधर कितना बचेगा? 1/2 बी नोट स्क्वायर अपॉन म्यू नोट। बेसिक फिर रिपीट कर रहा हूं, यहीं से आएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है इन्हीं की अगली प्रॉपर्टी, क्या? तीव्रता। तीव्रता बोले तो इंटेंसिटी। मैंने एक अलग से वीडियो बना के डाला था जिसमें लिखा हुआ था यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक और विमय। वहां मैंने इसका फॉर्मूला और इसकी यूनिट पहले भी क्लियर कर दी थी। देखो इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है। सपोज करो ये मेरे पास फिर से एक, वही उस दिन बताया था मैंने, सरफेस है। सरफेस को झापट ना समझा जाए। हाँ, ये मेरे पास एक सरफेस है, सरफेस के ऊपर मैंने कहा कुछ ऊर्जा, कुछ एनर्जी पड़ रही है। वो एनर्जी पर्टिकुलर एरिया पे पर सेकंड कितनी पड़ती है, उसी को कहते हैं अपन एनर्जी, सॉरी इंटेंसिटी। तो मैंने कहा इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। बात खत्म। और आगे बढ़ना चाहूं तो एनर्जी अपॉन टाइम को क्या लिख सकता हूं? पावर, और अपॉन में एरिया पढ़ाई है, यही है आई। न्यूमेरिकल मिलेंगे, मैं करवाऊंगा। तो मेरे पास मोस्टली किसी पॉइंट सोर्स के लिए एरिया कितना बनाया जाए, तो पॉइंट सोर्स के लिए एरिया बनेगा 4πr², और बनता कितना है दिख रहा है मेरे को? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी अपॉन टाइम को ही क्या बोलते हैं? पावर। एरिया को मैं 4πr² भी लिख सकता हूं, सिंपल। नेक्स्ट था मेरे पास पावर नहीं, मोमेंटम। ये भी पी से ही रिप्रेजेंट होगा, संवेग। मेरे पास 2 तरह का आएगा। एक, मेरे पास जो सतह है वो हो एब्जॉर्बर, वो जैसे ही उसके ऊपर वेव आके गिरी वो उस वेव को खा गई। अगर खा जाती है तो फिर P कितना होगा? U/C। बात खत्म। लेकिन अगर मेरे पास एक ग्लास होता तो ग्लास पे वेव आती, टकराती,
और वापस चली जाती। इसका मतलब अब मेरे पास समवेग कितना होगा, 2u/c, सिंपल। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने बोला था पॉइंटिंग वेक्टर ढूंढने से भी नहीं मिलता। रियल में पॉइंटिंग वेक्टर कुछ अलग नहीं है। पॉइंटिंग वेक्टर को बेसिकली हम P से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, हम S से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। बात क्या आती है, बात आती है कि जो E वेक्टर और B वेक्टर होता था उसके अपॉन में म्यू नोट लगा दो। ये तो है पॉइंटिंग वेक्टर का फॉर्मूला। सर डेफिनेशन, सेम डेफिनेशन, इंटेंसिटी। तो फिर इंटेंसिटी और पॉइंटिंग वेक्टर को क्यों लाना पड़ा? हकीकत में जो इंटेंसिटी होती है इसकी दिशा, इसकी डायरेक्शन नहीं होती। अगर इसकी डायरेक्शन नहीं होती तो इसका सिंपल सा मतलब यही है कि हम इसको सिर्फ तीव्रता, इंटेंसिटी बोलेंगे। लेकिन अगर मैं कहूं कि दिशा, डायरेक्शन पता है तो इसी को मैं पॉइंटिंग वेक्टर बोल देता हूं। तो उसका मतलब अगर मैं इसकी दिशा पता है, डेफिनेशन क्या बनाऊं? तीव्रता की क्या डेफिनेशन थी? तीव्रता की हिंदी इंग्लिश में अलग अलग बोलता हूं। ये रियल में था E/AT। मैंने कहा था एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड जो ऊर्जा बनती है उसी को बोलते हैं तीव्रता। मैंने बोला एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज नोन एज इंटेंसिटी। लेकिन अगर बात करोगे आप पॉइंटिंग वेक्टर की तो डेफिनेशन में कोई चेंज मिलेगा ही नहीं मेरे को। पॉइंटिंग वेक्टर को आई से नहीं, पॉइंटिंग वेक्टर को एस से रिप्रेजेंट किया है मैंने। सेम बात, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेकंड इज नोन एज पॉइंटिंग वेक्टर। हाँ, बस इतना है कि इसके ऊपर वेक्टर है और यहां भी इसके आंसर में वेक्टर है, बस खत्म बात। ये था मेरे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बड़ा ही आसान सा था। लास्ट बात आती है कि वो जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र होते थे उनमें रिलेशन क्या होता है। तो देखो, हम जब ABCD लिखते हैं, ABCDE, इसी को उठा लेना है। जो जो काम के नहीं है उनको उड़ा दो। चलो यहीं से उड़ाते हैं, कलर कुछ अलग करते हैं। बी बोले तो मैग्नेटिक फील्ड, ए नहीं काम का, हटा दो। बी भी चाहिए, सी भी चाहिए, डी भी नहीं चाहिए, हटा दो। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं बी और सी जो होते हैं वो साथ में आते हैं जबकि ई अलग से आता है। बस बात हुई खत्म। अगर आपने यहां से फॉर्मूले बनाने हैं तो दोनों बन जाएंगे। अगर कोई कहे कि बी का फॉर्मूला चाहिए बोले तो चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, E/C। और अगर कोई ये कह दे कि मेरे को क्या चाहिए, सी का फॉर्मूला चाहिए, तो कितना बन जाएगा, E/B। अब ये फॉर्मूले थोड़ी हम याद करने बैठेंगे, सिंपल सी बात ही ABCD में याद रखो, बी और सी साथ में आते हैं, ई बाद में आता है, बन गया फॉर्मूला। बेसिकली किसी भी एग्जाम के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अगर 5 क्वेश्चन कोई बना दे तो उसमें से एक क्वेश्चन ये बनेगा ही बनेगा। क्या बनेगा? ई और बी दोनों में से एक वैल्यू देगा, दूसरी पूछेगा। जैसे अगले ने मुझे कह दिया कि जो इलेक्ट्रिक वैल्यू थी वो कितनी थी, वो थी मान लो 210 यूनिट। क्या आएगी भाई इसकी? क्योंकि मुझे पता है V इज इक्वल टू होता है ED, तो E इज इक्वल टू होगा V/D, इसका मतलब वोल्ट पर मीटर। ओके। और मुझे कहेगा किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए E की वैल्यू है इतनी, B की वैल्यू कितनी होगी बताइए। सिंपल सा तरीका था, E और B में से एक दे दिया ना, तो B इंटू सी इज इक्वल टू E। B चाहिए तो क्या करो, E/C। E का वैल्यू कितना था, 210। ओके, C 3 इंटू 10⁸ कैलकुलेट करो, जैसे भी कर सकते हो। जैसे मैंने 3 से इसको काटा, कितने बन जाएंगे, 7 टाइम। 0 पड़ा था, एक 0 से एक 0 गया तो 10⁻7 और ये ऊपर आ जाएगा, तो 7 इंटू 10⁻⁻7। ये हुआ अपने पास मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, यूनिट क्या आएगी, ऐसा सिंपल। और आगे बढ़े, और आगे बढ़ेंगे तो यही सेम क्वेश्चन मेरे को फिर मिल जाता। इस बार अगला कुछ इस तरह से बन जाता कि मेरे पास जो चुंबकीय क्षेत्र है, मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है, सेम ले लो चाहे 700 टेस्ला, और मुझे कहता कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बताइए। इलेक्ट्रिक फील्ड बोले तो चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा भाई, सेम बात, बी को सी से मल्टीप्लाई करो और ई आ जाएगा। तो उसका मतलब अपने पास जो बी की वैल्यू थी 700, उसको मल्टीप्लाई कर दो 3 इंटू 10⁸ से, आ गए आंसर।
3 को 7 से किया तो 21, 10 का पावर कितना बनेगा 8 + 2, 10 का पावर 10। यही है ई। ई का यूनिट कितना होगा, अभी अभी आपको बना के दिखाया था, और वो पर्सनली इसीलिए दिखाया था कि बच्चा ध्यान दे ये कैसे बनी। ये था अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए उसकी प्रॉपर्टीज। अब आती है बात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है, बेसिकली अलग अलग जो वेवलेंथ थी उनको अलग अलग वेव्स बना दिया गया कि इस वेवलेंथ का जो बिहेव होता है वो अलग तरह का है, इस वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य का वेव अलग है, इस तरंग दैर्ध्य इस वेवलेंथ का बिहेव व्यवहार अलग है। तो बेसिकली अपने पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनी वो कितनी बनी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनी 7। कौन सी, ये कुछ इस तरह से बनी। मैं पहले आपको एक ट्रिक बता देता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बेसिकली थी 7। इनको याद करना एक बड़ा चैलेंजिंग काम होता है। मैं आपको लिए इसके लिए एक ट्रिक लेके आया। क्या ट्रिक थी, गा जरा उल्टा वुल्टा इन माई रेडियो। याद करना कोई बहुत टफ नहीं है। मेरे रेडियो के अंदर आपको उल्टा उल्टा गाना है, और वैसे भी साइंस के जो बच्चे होते हैं वो बेचारे उल्टे उल्टे ही गा पाते हैं, अच्छे से उनको गाना वाना आता भी नहीं है ना। सारे दिन पढ़ते हैं, सारी साल पढ़ते हैं, और फिर भी लास्ट में होता है कि हमारा तो सिलेबस ही पूरा कवर नहीं हो पा रहा है एग्जाम तक। तो मत गाना, याद याद रख लो। क्या था, गा जरा उल्टा वुल्टा इन माई रेडियो। मेरे रेडियो के अंदर आपको उल्टा उल्टा गाना है, ठीक है। यहां से बनी 7 वेव्स, और ये सिर्फ 7 वेव ही नहीं बनी है, ये उनका असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर भी बिल्कुल तरीके से एडजस्ट है। आपको इधर उधर भी करने की जरूरत नहीं है। गा बोले तो गामा, जरा एक्स रे, जरा ही है ये। उल्टा यू से क्या आता है, अल्ट्रा वोलेट। वुल्टा वी से क्या आता है, विजिबल। इन से क्या आता है भाई, इंफ्रारेड। माई बोले तो माइक्रो, और रेडियो का मतलब रेडियो वेव होती है। थोड़ा तरीके से ध्यान देना जरा, 7 वेव्स तो बन गई मेरे पास। कौन सी वेव होती हैं, गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रो और रेडियो। बट इनके अंदर मुझे ये नहीं पता वेवलेंथ सबसे कम किसकी, सबसे ज्यादा किसकी। हाँ है तो क्रम में जचे हुए ये, बट सबसे कम सबसे ज्यादा तो याद होनी चाहिए। देखो ये तो नहीं पता हमें कि गामा कितनी होती है, बट रेडियो का तो पता ही है। कमेंट्री सुनते हैं, रेडियो वगैरह जो होता था उसी के ऊपर सुनते थे। हो सकता है अब बहुत कम हो गया, बट पहले तो सुनते थे, पता तो है हमें भी ये बातें। रेडियो एफएम, तो बेसिकली वो सारे सिग्नल जो होते हैं वो रेडियो वेव देती है, तो उसका मतलब सबसे दूर तक जा पाती है रेडियो वेव। एक्सरे देख लो, ऐसा थोड़ी है घर पे हाथ टूटा और अपन ने डॉक्टर को बोला कि जी वहीं बैठे बैठे एक्सरे कर लो, यहाँ का एक्सरे आ जाएगा। इतनी दूर वेव सिग्नल नहीं जाते, वरना हो सकता है आधे लोग तो उठ के ही नहीं जाते वहां पे। तो सिंपल सी बात थी, ये बहुत नजदीक तक ही ट्रेवल करती है और ये बहुत दूर तक ट्रेवल करती है। तो उसका मतलब इसका जो वेवलेंथ था, इसकी जो तरंग दैर्ध्य थी वो सबसे कम। फिर तरंग दैर्ध्य बढ़ती गई और बढ़ते 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 जो लास्ट अपने पास आई उसकी तरंग दैर्ध्य, उसकी वेवलेंथ हो गई सबसे ज्यादा। और हमने एक फॉर्मूला भी पढ़ रखा है। क्या फॉर्मूला पढ़ रखा है कि न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा। तो उसका मतलब जिसका लेमडा सबसे कम उसकी आवृत्ति, उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, और जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी होती जाएगी कम, और कम होते होते लास्ट वाले की जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे कम हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक का? ये याद करना ही करना है आपको, कंपलसरी है। बेसिकली क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे मेरे को अगला दे देगा, मेरे को कह देगा एक तो अल्ट्रावायलेट वेव है बोले तो पराबैंगनी, और एक अगला बोल देगा विजिबल, विजिबल बोले तो दृश्य, और कहेगा कि इन दोनों के अंदर से ज्यादा वेवलेंथ किसका है। सिंपल सा तरीका था, गा जरा
उल्टा वुल्टा, इसका मतलब उल्टा का कम था, वुल्टा का ज्यादा है। तो वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य ज्यादा है विजिबल का। ऐसे 2 3 4 भी दे सकता है अगला अपने को। उसके बाद बात आती है कि इन सब के लिए कुछ इनकी प्रॉपर्टीज का टाइम ज्यादा कंज्यूम हो जाता, तो मैं ऑलरेडी चार्ट बना रखा हूं, सिर्फ समझना है। देखो तो हम उल्टी साइड से स्टार्ट करेंगे इसको। ये आइए अपने पास गामा। गामा के बारे में आप क्या जानते हो? मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं, इसी के अंदर देखते रहो। गामा के बारे में आप क्या जानते हो? देखो, जो गामा वेव होती है, सबसे पहली बात ये कि इसका जो तरंग दैर्ध्य था, कहां से लिखूं, यहां लिख लेता हूं, इसका वेवलेंथ वो सबसे कम। ओके। और इसकी जो आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी, वो सबसे ज्यादा। एक बात, इसकी तरंग दैर्ध्य कितना? तो देखो, इसका तरंग दैर्ध्य होता है -10 से -14। ये कहां से बनी, क्या इसकी प्रॉपर्टी होती है, गुणधर्म, और कहां ये यूज में ली जाती है? तो देखो, गामा तो हमने सुना है, अल्फा बीटा और गामा डिके, अल्फा बीटा और गामा क्षय, इसका मतलब टूटना। तो सिंपल सी बात है, जहां नाभिक की बात आ जाएगी, न्यूक्लियस की, वहां इसको काम में लिया जाता है। तो नाभिक के बारे में जब भी पढ़ना होगा, नाभिक की जानकारी जब भी चाहिए होगी, तो उसके लिए यही चाहिएगा। इसका मतलब मैंने कहा कि जो नाभिक की संरचना होती है, बोले तो न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन, उसके लिए चाहिए मेरे को हमेशा गामा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट, कैंसर के लिए अगर ठीक करने के लिए अपने को कुछ चाहिए, तो वो यही वेव चाहिए। खत्म, इतना ही है बस इसके अंदर। ये कहां बनती है पता ही है, रेडियो एक्टिव डिके। रेडियो एक्टिव डिके किसी भी न्यूक्लियस के टूटने की वजह से बनती है, वो न्यूक्लियस होना चाहिए रेडियो एक्टिव। हाँ, इसके ऊपर चार्ज कितना होता है? अल्फा बीटा गामा पढ़े थे अपन ने। अल्फा हमेशा पॉजिटिव होता था, बीटा हमेशा नेगेटिव होता था, इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करता था, और गामा के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता था। इसका मतलब ये होता है न्यूट्रल, सिंपल। आयनीकरण क्षमता, आयोनाइजेशन पावर इसका लो होता है, और पेनिट्रेशन पावर इसका हाई होता है, विभेदन क्षमता। इसमें उल्टा होगा, इसका जो पेनिट्रेशन पावर होता है वो इससे कम मिलेगा, और आयोनाइजेशन इससे ज्यादा मिलेगा। वेव का नाम क्या था? गा जरा उल्टा उल्टा इन माई रेडियो। इसका मतलब गा के बाद आएगा जरा, एक्स किरणें। एक्स किरणों के बारे में तो आप जानते हो। एक्स किरणें क्या होती हैं भाई? बेसिकली एक्स रे। एक्स रे का मतलब समझते हो आप? हड्डी वड्डी टूट जाती है तो क्या होता है, एक्सरे करवाया जाता है, जिससे उसकी स्ट्रक्चर पता चल जाती है। इसका मतलब सिंपल है कि चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिकल डिपार्टमेंट में। दूसरा, इसी को मैं यूं भी कह सकता था, रेडियोग्राफी में। यही दूसरे तरीके से लिखा मिला, टूटी हड्डी वगैरह, या बॉडी में कोई बुलेट लगी हुई है, उसका पता लगाने के लिए। अच्छा, इसका वेवलेंथ कितना होता है? तो देखो, पहले जो था वो कितना था? वो था -10 से -14। अब ये कितना आएगा? ये आएगा 1 नैनोमीटर से -3 नैनोमीटर। अगर इसको ठीक से समझो तो नैनोमीटर का मतलब होता है 10 का पावर -9 मीटर, और -13 तो था, नैनो का मतलब फिर से -9, टोटल कितने बन गए? -12। 9 से 12 ये है, और 10 से 14 ये है, सिंपल। और आगे बढ़ते हैं। पराबैंगनी, पराबैंगनी से पहले मुझे समझना पड़ेगा दृश्य, विजिबल। विजिबल लाइट जो होता है उसका वेवलेंथ फिक्स है। देखो, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने ये पढ़ा है 4000 नैनोमीटर से 8000 नैनोमीटर, या फिर मैं इसको ये भी कह सकता था कि 4000 एंगस्ट्रम से 8000 एंगस्ट्रम। ध्यान रखना, पढ़ा आपने सही है, जो भी बुक है वो बहुत अच्छी हैं, जिस टीचर ने भी लिखाया बहुत अच्छा लिखवाया, बट प्रेजेंट के अंदर मेरे को एनसीईआरटी ये बात कहने को मजबूर नहीं करती है। वो कहती है कि ये कितना ही सही होगा, बट हमने लिख के दिया है कि आज के बाद वेवलेंथ जो है किसकी, विजिबल लाइट, दृश्य प्रकाश की, वो सिर्फ 400 से 700 पढ़नी है, 400 से 800 या 380 से 780 नहीं पढ़नी है। तो भूल जाना इसको आज के बाद, अगर आपने नोट्स में लिख रखा है तो आपको 400 से 700 ही पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी का एग्जाम देने जा रहे हो आप। अगर आपका क्वेश्चन सही या गलत होगा तो आंसर सीट यही मानी जाएगी। अच्छा, और कुछ है नहीं इसके अंदर? क्यों नहीं है? क्योंकि विजिबल लाइट के बारे में आप क्या जानते हो? ये जो ह्यूमन आई होती है
उसको क्या करता है, इफेक्ट करता है। एक बात, इसका काम क्या आता है, वस्तुओं को देखने में, टू विजिबल ऑब्जेक्ट। दूसरा, जो भी अणु होते हैं, जो भी अपने पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर पता करने में। अच्छा जी, ये बनता कैसे है, ताप दीप्त वस्तुओं से। कोई भी ऑब्जेक्ट जब ग्लो करेगा, चमकेगा, तो बनेगा। पराबैंगनी रह गया था। देखो सुना भी होगा, पराबैंगनी का मतलब क्या होता है, अल्ट्रावायलेट। मोस्टली जो सूर्य वगैरह से जो लाइटें आती हैं, सन से जो लाइट आती है, उसको अपन अल्ट्रावायलेट ही बोलते हैं। उसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास, कहाँ था मैं, यहाँ था, मेरे पास जो सन, कार्बन आर्क, इनसे जो लाइटें बनती हैं, कार्बन आर्क, उन सारों को कहा जाता है विजिबल लाइट। विजिबल लाइट कहां से कहां तक, तो 700 से 400 तो मैं आ ही चुका था। 400 से 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर का मतलब कितना होता है, -9। उसका मतलब 700 से 400, 400 से 1, 1 से -3, और उसके बाद आगे बढ़ जाऊंगा मैं। ठीक है, फर्स्ट पे आ जाते हैं वापस से। अवरक्त तरंगे, अवरक्त, रक्त, रक्त बोले तो रेड, इंफ्रा रेड। क्या आपने कहीं रेड लाइट देखी है, मैंने तो देखी है। सीसीटीवी कैमरे रात को जब जलते हैं तो उनके अंदर से रेड कलर की लाइट निकलती है। मोबाइल का जो रिमोट होता है, सॉरी, उस रिमोट का जो बटन होता है, उसको क्लिक करें तो उसकी जो लाइट होती है वो भी रेड कलर की ग्लो होती है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि वो यही लाइट होती थी, रक्त रेड, इंफ्रा रेड। सिंपल सा, अगर वस्तुओं को गर्म करोगे तो यही मिलेगी। कैसे होती है, थर्मल इफेक्ट। थर्मल इफेक्ट का मतलब गर्म करना ही होता है। अच्छा जी, कहाँ काम में आती है, एक तो नाइट फोटोग्राफी, रात के टाइम पे अगर आपको फोटो लेनी पड़े तो यही यूज में आती है। इसके अलावा कहाँ आती है, हरित ग्रह प्रभाव, सुना है क्या, ग्रीन हाउस इफेक्ट सुना होगा, उसके अंदर जो लाइट यूज में आती है वो यही होती है। अच्छा जी, और आगे बढ़े, और आगे बढ़े तो अपने पास आई माइक्रोवेव। माइक्रोवेव जो होता था, इसके बारे में तो मुझे पता भी होना चाहिए कि माइक्रोवेव जो था, इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया, हर्ट्ज ने। वैसे मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हैं, उनको डेमोस्ट्रेशन, उनका प्रयोग सबसे पहले हर्ट्ज ने किया था। अगर कोई ये कहे कि विद्युत चुंबकीय तरंगों को सबसे पहले किसने खोजा, थ्योरेटिकल, सिर्फ थ्योरी, तो इसने नहीं खोजा था, तो था वो मैक्सवेल। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि प्रैक्टिकली किसने खोजा था, डिस्कवर किसने किया था, तो वो था हर्ट्ज। अच्छा, इसका वेवलेंथ कितना, 0.1 मीटर से 1 मिलीमीटर। ये जो होता है ना, इसका मैग्नेट्रॉन वोल्व और क्लिस्ट्रॉन वोल्व, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काफी बार एग्जाम में आता है कि कहाँ बनते हैं, तो जो अपने पास माइक्रोवेव होती है वो बनती है यहाँ पे। अच्छा जी, इसकी घटनाएं कहाँ होती हैं, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, वो सारे इसी के अंदर आते हैं। काम कहाँ लेते हैं, तो जो रडार है, देखो रडार है और ऊपर जस्ट देखना, रेडियो और टीवी सिग्नलों को भेजने में, संप्रेषण का मतलब ट्रांसमिशन, फर्क है दोनों में। अगर रडार सिस्टम चालू है तो उसके अंदर जो वेव काम में आ रही थी वो थी मेरे पास माइक्रोवेव। लेकिन अगर मैंने एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल भेजा, रडार का कोई काम नहीं है यहाँ पे, एक जगह से दूसरी जगह जाके खत्म हो गई, उस तरह की जो वेव्स होती हैं उनको बोलते हैं रेडियो। अच्छा, माइक्रोवेव में जो काम आती हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो क्योंकि इसके नाम में ही लिखा हुआ है माइक्रोवेव्स, तो आप ध्यान रखोगे हमारे घरों में जो माइक्रो ओवन वगैरह होते हैं उनके अंदर इसी को काम में लेते हैं। और लास्ट वाली में तो कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली है। रेडियो वेव, रेडियो वेव के बारे में मार्को नहीं बताया। इसकी वेवलेंथ 600 मीटर से 0.3 मीटर। इसका मतलब देखो, पहली है जो इतनी बड़ी मीटर में आ रही है, बाकी तो सारी ये मिलीमीटर, नैनोमीटर में आ रही है। तो मैं ये कह सकता हूं इसका वेवलेंथ होता है सबसे ज्यादा और इसकी फ्रीक्वेंसी होती है सबसे कम। अच्छा जी, इसके प्रॉपर्टीज कैसी होती है, तो देखो इसके जो कण स्वरूप गुण हैं उनकी अपेक्षा तरंग स्वरूप गुण अधिक होते हैं। मतलब वेव प्रॉपर्टी जो होती है वो इसमें ज्यादा होती है, वेव प्रॉपर्टी ज्यादा होती है। और काम में कहाँ आता है, अभी बता दिया मैंने, टीवी सिग्नल वगैरह को भेजने के काम आता है। अब आते हैं अपन इसके आगे, डिस्प्लेसमेंट करंट। बस 5 मिनट के आसपास का टॉपिक और है, लेकिन ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहली बात आती है डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है।
तो मैंने कहा कि अगर किसी कैपेसिटर को किसी बैटरी से कनेक्ट कर देते हो तो डीसी क्यों लगाई, एसी लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ना। देखो तो जैसे ही मैंने कहा कि मैंने यहां पे कैपेसिटर कनेक्ट किया यहां, तो एक लूप तो मैंने बाहर देखा और एक लूप मैंने अंदर देखा। जब बाहर करंट भेजा, बाहर कौन सा करंट जा रहा होगा भाई, कंडक्टिंग करंट, चालन धारा। ओके, यहां है चालन धारा, बिल्कुल है। यहां है चालन धारा, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पे मेरा सर्किट, मेरा परिपथ टूट चुका, और अगर मेरा परिपथ टूट चुका तो उसका मतलब इसके अंदर वायर की हेल्प से जो करंट जाता है वो नहीं जाएगा। अब मैंने कहा कि कैपेसिटर शुरू में था डिस्चार्ज, कैपेसिटर में शुरू में था 0 वोल्टेज। जैसे ही वो बैटरी से जुड़ा, हो सकता है वो 1 वोल्टेज हुआ, फिर वो 2 हुआ, फिर वो 3 हुआ, फिर वो 4 हुआ। इसका मतलब इसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र था, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो लगातार बढ़ा, और बढ़ने की वजह से इसके अंदर करंट आया। अब उस करंट को मैं चालन धारा, कंडक्टिंग करंट तो कह नहीं सकता, तो उसका एक नया नाम आया, और उसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, उसी को कहते हैं विस्थापन धारा। ये वर्ड लिखूंगा इसका। इससे क्या समझ में आया आपको, सिंपल सी बात कि डिस्प्लेसमेंट करंट का मेरे को डेफिनेशन, परिभाषा बताओ। सिंपल सी बात, विद्युत क्षेत्र के चेंज होने की वजह से एक करंट बनता है, और उसी करंट को कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट करंट, विस्थापन धारा। सिंपल। विस्थापन धारा का फॉर्मूला कितना होता है, विस्थापन धारा का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन dt। सिंपल सर, इसका डेरिवेशन बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन अगर कोई कहे इस चैप्टर से तो वो यही है, और अगला 1 नंबर में अगर इसको बना के दे दे तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये 4 से 5 ही लाइनों का होता है। हम तो बड़ा चढ़ा के जानबूझ के लिखते हैं। डायग्राम तो देखो यही काम आ जाएगा। ये मेरे पास पहला लूप था S1, और ये मेरे पास दूसरा लूप था S2। सबसे पहले मैंने बात की कि फ्लक्स कितना आया, तो फ्लक्स कितना आएगा भाई, फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। क्या कोई मेरे को बताएगा ये फ्लक्स जो है ये विद्युत है या चुंबकीय है, इलेक्ट्रिक है या मैग्नेटिक है? देखो ये लिखा पड़ा ई। ई का क्या मतलब है, ई का मतलब है कि ये जो फ्लक्स था ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये विद्युत फ्लक्स है। ओके, अब मैंने कहा दोनों साइड कर दो। अब सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन, डी अपॉन डी टी पाई, डी अपॉन डी टी ई डॉट टी ए। ओके, अगर आप वेक्टर हटा दो तो और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि मैंने थीटा जो था वो 0 मान के इनको हटा लिया। यहां भी इतना ही लिख दो, ज्यादा अच्छा है। और आगे बढ़ते हैं। ये तो ऐसे कैसे पड़ा रहेगा, क्या पड़ा रहेगा, डी फाई अपॉन डी टी। अगर आपने ध्यान दिया हो तो डिस्प्लेसमेंट करंट के फॉर्मूले में आ रहा है एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी। हाँ, फाई कौन सा है, ई। इसका मतलब डी फाई अपॉन डी टी तो मेरे को चाहिएगा। ऐसे कैसे पड़ा है, दूसरी साइड चला जाता हूं। दूसरी साइड मैंने डी अपॉन डी टी लिख दिया। ई की जगह कितना लिख सकता हूं, एक नया क्वेश्चन बन गया जो काफी फेमस है फिजिक्स के अंदर। ये है मेरे पास एक कैपेसिटर सी, जिसकी एक प्लेट पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है। कैपेसिटर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, कैपेसिटर के बाहर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र होता है 0। कैपेसिटर के अंदर कितना भाई, कैपेसिटर के अंदर होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं विद्युत क्षेत्र को हटा के इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और डीए अपनी जगह पड़ा। अब डीए को ए लिखते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आती है इसके आगे की बात। क्या आप सिग्मा का मतलब समझते हो? अगर लेमडा होता तो ये बनता क्यू अपॉन एल, सिग्मा होता तो ये बनता क्यू अपॉन ए, और रो होता तो ये बनता क्यू अपॉन वी। चार्ज डेंसिटी, आवेश वितरण घनत्व। इसका मतलब मैंने कहा सिग्मा को हटाओ और सिग्मा की जगह क्या लिख दो, सिग्मा की जगह लिख दो Q डिवाइडेड बाई ए, और साथ में और क्या पड़ा है, इधर तो पड़ा है dA और अपॉन में पड़ा है एप्सिलॉन नॉट। कुछ कटता है तो काट दो, ये डी फाई अपॉन डी टी तो पड़ा ही है इधर, इसको तो अपन ने चेंज ही नहीं। सबसे पहले एरिया से एरिया कट गया, उसके बाद
उसके बाद मैंने एप्सिलॉन नॉट को बाहर निकाल लिया और ये कितना बचा हुआ है डी क्यू अपॉन डी टी, यही क्या है डी फाई अपॉन डी टी। डी क्यू अपॉन डी टी को क्या कह सकता हूं मैं करंट, तो उसका मतलब ये तो आ गया करंट और एप्सिलॉन नोट इधर चला जाएगा तो एप्सिलॉन नोट डी फाई अपॉन डी टी, सिंपल। हाँ ई अगर आप चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हो, अच्छा लगता है और तरीके से देखा जाए तो होना भी चाहिए। समझ गए कैसे हुआ ये, एक बार शॉर्ट में फिर देखो। देखो बेसिकली 4 ही लाइनों का काम था, बढ़ा चढ़ा के बहुत ज्यादा लिखने लग रहे हैं। पहला क्या था, पहला फाई की वैल्यू ई डॉट ए लिख सकते हो। अगर किसी बच्चे को ये लगे कि सर ए से डी ए कैसे काट दिया, रियल में एक ही बातें हैं, एरिया ही तो है दोनों, ठीक है मैं ई डॉट ए लिख देता हूं डीए में, अगर किसी को दिक्कत है तो ओके। उसके बाद क्या करना है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला क्या होता है एप्सिलॉन नोट डी फाई अपॉन डी टी, तो उसका मतलब मैंने इसके दोनों साइड लगा दिया डी अपॉन डी टी, यहां भी और दूसरी साइड भी। ई को क्या लिखा जा सकता है भाई, ई को लिखा जा सकता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, और सिग्मा को क्या लिखा जा सकता है क्यू अपॉन ए। एप्सिलॉन नोट तो आएगा ही आएगा, तो उसका मतलब ये तो बनेगा डी फाई अपॉन डी टी, और यहाँ डी अपॉन डी टी तो था ही था, ई को हटा के लिखा था सिग्मा और सिग्मा को हटा के लिखा था क्यू अपॉन ए। एप्सिलॉन नोट पढ़ा ही था और ए अपनी जगह था ही, ए से ए कटा, उसके बाद डी फाई अपॉन डी टी पढ़ा है, एप्सिलॉन नोट को बाहर निकाल दिया, डी क्यू अपॉन डी टी हो गया। 4 स्टेप में कंप्लीट, 5वें में तो आंसर ही आ गए। इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। एप्सिलॉन नोट इधर चला गया तो एप्सिलॉन नोट डी फाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू आई डी, सिंपल। इसी क्वेश्चन को अगर उल्टे प्रोसेस में ले जाओगे तो एक नया क्वेश्चन और बनेगा कि प्रूव करो आई सी की वैल्यू आई डी के इक्वल होती है। ये आप खुद करो। आज का सेशन इतना ही था। देखा जाए तो कितने मिनट का गया ये गया 40 मिनट का, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा सेशन नहीं है। अगर तरीके से देखोगे तो गारंटेड है एग्ज़ाम कोई भी हो, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो अपने पास 12th का बोर्ड एग्ज़ाम हो, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तरीके से इसको पढ़ना, कहीं पे दिक्कत हो तो एक बार फिर बैक में जाओ, फिर से सुनो, तरीके से समझ में आएगा आपको। धन्यवाद। अगर अपने साथ वालों को 2-4 को शेयर करो तो थोड़ा सा हमारा भी कुछ फायदा होगा। थैंक यू।